मुगल काल से शुरू होती है, जिसमें आपको बताना उत्तराधिकार का युद्ध जो है ये किसके किसके साथ हुआ था। यानी उत्तराधिकार के युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह किसके साथ था ये बताना है। गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह प्रथम के साथ था। और ये बहादुर शाह प्रथम कौन था? औरंगजेब का पुत्र था, जिसका बचपन का नाम यानी प्रारंभिक नाम मुअज्जम था। इसी का प्रारंभिक मुअज्जम था ना, ठीक है। और इसी के साथ जो है यानी गुरु गोविंद सिंह उसका साथ दिया था, ठीक है। जिसमें इसके बीच में आता है जो मुगल से स्वतंत्र जब होता है यानी उत्तरवर्ती मुगल काल में जब आता है, बहुत सारा छोटा छोटा प्रांत जो था जो मुगल के अधीन था यानी अधीन रह के राज्य था, वो सब स्वतंत्र हुआ था। जिसके जो बोले तो अवध, जो वर्तमान में अवध को किस नाम से जानते हैं? लखनऊ अवध, लखनऊ अवध, ठीक है, ठीक है। अवध जो है, अवध के संस्थापक कौन है? सब पढ़ के आए सब दरबार। अवध के संस्थापक सआदत खां हो जाएंगे। कौन होंगे? सआदत खां, ठीक है। इसके बाद हैदराबाद के संस्थापक बताना है चिनकिलिज खां, या फिर इसी का नाम जो है निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। निजामुल मुल्क आसफ जाह के नाम से जानते हैं। आपको दो बताए, अवध के संस्थापक सआदत खां, हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिज खां हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर इसी को निजामुल मुल्क निजाम शाह के नाम से जानते हैं। आगे बताना रुहेलखंड के संस्थापक कौन थे? बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां हो जाए। कौन होंगे? ये कल का होमवर्क होगा, कल परसों का शायद आप लोग का, ठीक है, कल ही का ही था। रुहेलखंड के संस्थापक कौन होंगे? बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां हो जाएंगे, ठीक है। आगे बंगाल का संस्थापक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल ये सभी को याद होना चाहिए। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे। कौन होंगे? मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे बंगाल के संस्थापक। और आगे बताना है कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्लाह खां, बिल्कुल चाहिए। और भरतपुर का भरतपुर खुर्रामन एवं बदन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बता, अभी जस्ट बताया बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था, सही है। आगे इसमें आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट के द्वारा जो है सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। यानी ये सआदत खां जो अवध के संस्थापक सआदत खां थे, इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस सम्राट के द्वारा दिया गया था? किस मुगल सम्राट के द्वारा? ये मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। और आप सभी को बताना है मोहम्मद शाह का नाम क्या यानी उपनाम क्या था? रंगीला बादशाह जो है, रंगीला बादशाह के रूप में जो है कौन जाने जाते थे? मोहम्मद शाह जाने जाते थे, सही है। आगे बताना है, और जो ये बहादुर शाह की बात करते हैं, जो औरंगजेब का पुत्र जो था यानी उत्तराधिकार का लड़ाई में जो जिसका विजयी हुआ था, और जो आगे चल के 1707 में मुगल के गद्दी पे बैठा था, 1707 से लेके 1712 तक रहा था। और इस बहादुर शाह का उपनाम क्या था? तो साहे बेखबर के नाम से जाना गया था। यानी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को जो है साहे बेखबर के नाम से जानते हैं? तो बहादुर शाह को जानते हैं, सही है। आगे आपको बताना है कि मुगल कालीन इतिहास में जो है सैयद बंधु की यदि बात करते हैं, सैयद बंधु जिसे जो है नृप निर्माता या फिर शासक यानी राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को कहा जाता है। सैयद बंधु को राजा बनाने वाला यानी नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। और सैयद बंधु में दो भाई था, जिसमें एक हुसैन अली खां था और एक अब्दुल्ला खां था। इन दोनों भाइयों को जो है किस के रूप में जानते हैं? राजा बनाने वाले के रूप में जानते हैं। बहुत ये सब इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आगे आपको बताना है, इनके बाद जो है बहादुर शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं? जहादर शाह बैठते हैं। जहादर शाह, और जहादर शाह को इंपोर्टेंट रूप में इसका उपनाम ही आता है। तो जहादर शाह को किस नाम से जानते हैं? तो लंपट मुल्क के नाम से जानते हैं। लंपट मुल्क के नाम से किसको जानते हैं? जहादर खां को जानते हैं। और जहादर खां के बाद बनाता है फर्रुखसियर को। और ये सबको बनाने वाला का काम कौन किया है? तो सैयद बंधु के द्वारा बनाया गया है। आगे फर्रुखसियर आता है। और फर्रुखसियर को किस नाम से जानते हैं? घिरनित कायर के नाम से जानते हैं फर्रुखसियर को, ठीक है। आगे आपको बताना है, मोहम्मद शाह को यानी सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जैसे रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता था, सही है। आगे बताना है, और एक संगीतकार के रूप में जो है मोहम्मद शाह के अनेक ख्याल की रचना की गई है, ठीक है। आगे बताना आपको, सैयद बंधु की हत्या जो है किसके द्वारा कर दी गई थी? तो हैदर बेग के द्वारा किया गया था। सैयद बंधु की हत्या किसके द्वारा किया गया था? हैदर बेग के द्वारा कर दिया गया था। और यह जो था तुरानी सैनिक था। और एक आप पढ़े होंगे हैदराबाद के संस्थापक जो है तुरानियों के द्वारा, और अवध की स्थापना किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा अवध का स्थापना किया गया था, ईरानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये अब अवध का स्थापना ईरानियों के द्वारा और हैदराबाद का तुरानियों के द्वारा। उसी में से तुरानी शासक था जो कौन था? हैदर बेग, जिसके द्वारा किसकी हत्या किया गया था? सैयद बंधुओं की हत्या कर दिया गया था, ठीक। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। आगे बताना है आपको,
उसके नीचे ही लिखा हुआ है हैदराबाद की स्थापना तुरानियों के द्वारा, अवध की स्थापना ईरानियों के द्वारा। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कभी ईरानियों और तुरानियों में कंफ्यूजन हो जाता है। इसको भी कैसे याद रखेंगे, इस चीजों को भी एक लॉजिक समझते हैं। अ से अवध होता है और अ आ ई में भी हर्षी का ई आता है ना, अवध ईरानी, ठीक है, और हैदराबाद तुरानी हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, आगे आता है नादिर शाह का आक्रमण कब होता है। तो नादिर शाह का आक्रमण की यदि हम बात करते हैं 1739 में होता है। जो नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में होता है। और जो है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। तख्ते ताउस पर अंतिम शासक बैठने वाला कौन हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की यदि हम बात करते हैं तो इस तख्ते ताउस का निर्माण करने वाला शासक कौन था, शाहजहां। और इतिहास में आप सभी पढ़े होंगे कि इतिहास में जो है किस शासक को जो है स्थापत्य कला का जो है स्थापत्य काल का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आपको बताना हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, अकबर के काल को कहा जाता है। और आपको बताना सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है, गुप्त काल को कहा गया है। गुप्त काल को सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर के काल को जो है यदि बोले तो न्याय का जो है, ठीक है, न्याय का जंजीर स्थापित करने का काम किसके द्वारा, हाँ, और चित्रकला के स्वर्ण काल किसके काल को, जहांगीर के काल को ही कहा जाता है, सही है। आगे आपको बताना है मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर आते हैं शाह आलम द्वितीय आते हैं, ठीक है, शाह आलम द्वितीय आते हैं। और शाह आलम द्वितीय का नाम क्या होता है, प्रारंभिक नाम अली गौहर के नाम से जानते हैं। शाह आलम द्वितीय का क्या नाम है, अली गौहर। और यही शाह आलम द्वितीय है जिनके काल में जो है प्लासी का दूसरी लड़ाई होता है, सॉरी प्लासी की लड़ाई होता है, दूसरी बोला गया। प्लासी की लड़ाई कब होता है, 23 जून 1757 को होता है प्लासी की लड़ाई। और इस प्लासी की लड़ाई में किसके किसके बीच होता है, ये बताना है आप सभी को। सिराजुद्दौला और किसके बीच होता है, अंग्रेज के बीच होता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच अगर बोला जाए तो होता है, ठीक है। अब इस बताना है कि प्लासी का लड़ाई जो है किसके कारण होता है, इसका कारण क्या होता है, ब्लैक होल की घटना। तो अब आपको ये बताना है कि ब्लैक होल की घटना आखिर है क्या। तो 20 जून 1756 को जो है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के द्वारा जो है टोटल 146 व्यक्तियों को जो है लाकर एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया जाता है। 2-3 दिन के बाद खोलने के बाद पता चलता है उसमें से मात्र जो है 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं, 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं, और जो कि हाँ 123 मर जाता है। इसे याद भी कैसे रखना है, 23 दूना 46 होता है, 146 को पकड़ के बंद किया। और आगे चल के जो है 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई में इसको तब्दील कर देता है, ठीक है। यानी बदला लेने के लिए समझिए 1 साल 3 दिन का समय लग गया, 1 साल 3 दिन का समय लग गया उसको, ठीक है, बदला लेने के लिए। किस चीज का हम बदला कैसे ले। अब पूछा जाता है कि उस कालकोठरी की घटना में जो है यानी ब्लैक होल की घटना में एक जो है इतिहासकार भी थे, वो कौन, यानी एक पत्रकार भी थे, वो पत्रकार कौन थे। तो उस पत्रकार का नाम है जैड हॉलवेल, ठीक है। हॉलवेल के द्वारा जो है आंखों देखा हाल को जो है बयां किया गया था कि ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है सिराजुद्दौला के साथ जो है जो प्लासी की लड़ाई हुआ था इसमें किसकी हार हुआ, सिराजुद्दौला का हार हुआ। सिराजुद्दौला का हार कब हो गया था जो है इसलिए। और इसका सेनापति कौन जो है, मीर जाफर इसके साथ जो है विश्वासघात किया था, मीर जाफर के विश्वासघात करने के कारण जो है इसकी हार हो गई। आगे आपको बताना है इसके साथ साथ जो है पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने जो है दिल्ली पर कब्जा कब कर लिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो है दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर कब्जा जो है ये शाह आलम द्वितीय के काल में ही किया गया था, जो कि 1803 में कर लिया गया था। कब किया गया था, 1803 में कर लिया गया था, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ, हाँ बक्सर, देखिए नहीं 1 मिनट, ये अभी जो है शाह आलम द्वितीय बोल दिया ना। बक्सर का लड़ाई किसके शासनकाल में हुआ था, 1764 में हुआ था। 1764 में जो आलमगीर द्वितीय था ना, नहीं आलमगीर द्वितीय के काल में जो है कौन सा लड़ाई हुआ, प्लासी का लड़ाई हुआ था। देखिए उल्टा हो गया था, प्लासी की लड़ाई आलमगीर द्वितीय के काल में हुआ था और शाह आलम द्वितीय के काल में जो है बक्सर की लड़ाई हुआ था। हाँ ठीक है, तब इतना लंबा समय तक देख रहे थे जिंदा कैसे रहा, ठीक है। हाँ बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो है आलमगीर द्वितीय के काल में कौन सा लड़ाई हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं है आलमगीर द्वितीय के बारे में। आलमगीर द्वितीय के काल में जो है ये जो है प्लासी का लड़ाई हुआ था और शाह आलम द्वितीय के काल में जो है बक्सर की लड़ाई हुआ है, जो 22 अक्टूबर
64 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे आपको बताना बक्सर के युद्ध में जो किसके किसके मौत हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके किसके मौत हुआ था? ठीक है, देखिए तो समझ लीजिएगा अच्छा से। बक्सर का युद्ध जो है शुजा उद दौला, मीर कासिम और मुगल ये जो है ये नहीं हाँ मुगल नहीं शाह आलम द्वितीय, सही है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, यानी तीन, जिसे त्रिगुट कहा जाता है। यानी इसका होने का कारण क्या था? जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ उस समय किसको उतार दिया गया था गद्दी पर? शुजा-उद-दौला को तो मार के सिराजुद्दौला को मार के हटा दिया, उसका सेनापति मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया। 1757 से लेकर 60 तक जो है मीर जाफर गद्दी पे रहा। कुछ मनमानी करता है जिस कारण से जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है सिराजुद्दौला को भी ये मीर जाफर को भी हटा देता है 60 में 1760 में मीर जाफर को हटाता है और मीर जाफर के बाद किसको गद्दी पे बैठाता है? मीर कासिम को बैठाता है। और मीर कासिम जब भी गद्दी पे आता है तो मीर कासिम के द्वारा क्या करता है? राजधानी परिवर्तन कर दिया जाता है। जिसे पूछा जाता है बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है, तो बंगाल की राजधानी पहले कहाँ था? ढाका, और ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थापित किसके द्वारा किया गया था? मीर कासिम के द्वारा। और इस कारण से जो है मीर कासिम को जो है बंगाल की जो नवाब के पद से जो है यानी गद्दी पर से हटा दिया जाता है। और सोचा कि इससे बढ़िया इसका ससुर था, यानी ये ससुर दामाद का रिलेशन था मीर कासिम और मीर जाफर का। ठीक है, फिर से मीर जाफर को बैठा दिया जाता है और मीर कासिम जो है यानी गद्दी छोड़ दिया। तो इसके बदला लेने के लिए मीर कासिम सोचा कि नहीं इसको जो बदला ले हम कैसे, तो फिर सोचा अकेला तो हम जीतेंगे नहीं, इसके लिए जो है यह जो है समझौता करने के लिए अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, उसके पास गया। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था जिसके पास गया और इन दोनों से सहमति करके सोचा इसको क्यों ना हम हराएं। ठीक है, जिसके कारण जो है युद्ध किया और युद्ध का नाम दिया गया बक्सर की लड़ाई, जो कब 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। जिस युद्ध में जो ये त्रिगुट सेना था इसका हार हो गया, बुरी तरह से हार हो गया और विजयी कौन रहा? रॉबर्ट क्लाइव जो है विजयी रहा। ठीक है, आगे आपको इसमें बताना है रॉबर्ट क्लाइव। हाँ रॉबर्ट नहीं रॉबर्ट सेनापति था, उसका सेनापति था, हेक्टर मुंडो के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, हाँ उस समय जो है बंगाल का गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव भी था। 1757 में वही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है हाँ सही है, रॉबर्ट क्लाइव भी सही है। आगे बताना है आपको अहमद शाह अब्दाली का जो है वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। और अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण कब था? 1748 में था। कब था? 1748 में था। आपको आगे बताना लाल किला स्थित जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? हीरा महल। यानी लाल किला में स्थित हीरा महल है जिसको किसके द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। सही है। और बहादुर शाह जफर को जो है 1857 क्रांति के दौरान कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। सही है। आगे जब आता है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है, जो 17 मई 1498 को भारत कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। और वास्को डी गामा कहाँ आता है? कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह पे वहां पे कौन उसका अब्दुल मजीद वो रास्ते पथ प्रदर्शक का काम करता है। ठीक है, जमोरीन शासक होता है और जमोरीन शासक के द्वारा जो है उसका जो है भरपूर स्वागत किया जाता है, क्योंकि भारत वैसे भी जानते हैं भारत को क्या कहा जाता है? अतिथि देवो भव। ठीक है, यानी अतिथि को देवता के रूप में, इसलिए भरपूर स्वागत किया था। ये थोड़ी ना पता था कि ये व्यापार के लिए आया है। ठीक है, और इसी तरह से जो पुर्तगाली का जो है पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला जाता है? तो कोचीन में खोला जाता है। पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में हो जाएगा। ठीक है, ये पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी जो है ये जो है 1505 ना मेरे साथ खोला था ना, हम बताते हैं ना। 1498 आता है। ठीक है, हम बताते हैं ना। 1505 में इसमें नहीं दिया हुआ। 1505 में जो है ना, सही बता रहे हैं, 1505 में जो है पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी जो है कहाँ स्थापित की गई थी? कोचीन में। याद कैसे रखना? पी फॉर पुर्तगाली, के से कोचीन। पी के मूवी याद होगा। ठीक है, पी से पुर्तगाली, के से कोचीन, यानी पुर्तगाली आया कहाँ खोला? कोचीन खोला। सीधा समझिए कोचीन खोला कहाँ में? तो कोचीन में। इसके बाद कोचीन में क्या होता है? तो आईएएस मतलब समझिए कि यूपीएससी की पढ़ाई समझिए तो आईएएस की बात करते हैं। इसके बाद आता है अंग्रेज आता है, और अंग्रेज पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोलता है? तो आईएएस याद रखिए, आई फॉर इंग्लैंड यानी अंग्रेज की बात करते हैं। और कहाँ खोलता है? एस फॉर सूरत। ठीक है, यानी आईएएस की बात करते क्या हो जाएगा? यानी अंग्रेज पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? सूरत में खोला। ठीक है, आईएएस हो गया। इसके साथ साथ होता है तो आईएएस के अंतर्गत एक पोस्ट होता है डीएम का।
और डच आता है, डच कहाँ खोलता है? मसूलीपट्टनम। डी फॉर डी से डच और एम से मसूलीपट्टनम। आपको 3 गो ऐसे आसानी से याद हो सकता है। पुर्तगाली कहाँ खोला? कोचीन में, यानी सीधा समझ लीजिए। अंग्रेज कहाँ खोला? सूरत में खोला। और डच कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। अब आगे आता है फ्रांसीसी की बात करते हैं। तो फ्रांसीसी का पहला व्यापारिक कोठी की बात करते हैं तो आप W बराबर FS cos थीटा सभी लोग को याद होगा। F फॉर फ्रांसीसी और S से सूरत, यानी फ्रांसीसी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला गया? सूरत में खोला गया। ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। ये 4 बहुत कंफ्यूजन भी होता है, ये सब है आसान लेकिन दिक्कत है। क्या हुआ? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में खोला गया था ये फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना, ठीक है। आगे आपको बताना है 1505 में जो है फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा आता है, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत आता है और अल्मेडा के द्वारा जो है एक ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की जाती है। पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा। कब? तो 1505 में। और आगे चल के जो है 1509 तक अल्मेडा रहते हैं। 1509 में आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क आते हैं। अल्बुकर्क आते हैं 1509 में। और 1 साल बाद 1510 में आपको कहा पूछा जाता है, ये एग्जाम में इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 1510 में जो है गोवा को जो है किससे और किसके द्वारा छीना गया था? तो गोवा को जो है यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था। जो किसके द्वारा छीना गया था? तो अल्बुकर्क के द्वारा छीना गया था, यानी अल्बुकर्क के द्वारा जो है 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। हाँ, और डचों का जो है पहला व्यापारिक कोठी कब खोला गया था? 1605 में। 1605 में डच भी खोला है। पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला है? मसूलीपट्टनम में खोला है, सही है। आगे आपको बताना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जो है कब स्थापित हुआ? 1600 में देता है, 1600 में। और यदि इसका स्थापना वर्ष की बात करते हैं 1498 इसमें दिया हुआ, सॉरी पुर्तगाली 1498 में स्थापना किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब किया? 1600 में। और डच ईस्ट इंडिया 1602 में हो जाएगा। और डेनिश की बात करते हैं 1616। और डेनिश के बाद कौन हो जाएगा? पहले फ्रांसीसी हो जाएगा। फ्रांसीसी कब? 1664 में। 1664 तब जाके स्वीडिश हो जाएगा लास्ट में। 1731 में स्वीडिश है, ठीक है। आपको इसमें बताना है डचों का जो है अंतिम रूप से पराजित किस युद्ध के दौरान हो गया था? बेदरा का युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। और 1760 में जो है बांडीवास का लड़ाई हुआ था, जिसमें किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। और बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी भी अंतिम रूप से समाप्त हो गया था, यानी हार हो गया। आगे आपको बताना है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था, सही है। आपको ये बताना है प्रारंभ में ईस्ट कंपनियों में जो है कितने साझेदार थे, यानी पार्टनर था? 217 पार्टनर था, सही है। और पहला गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? टॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है ये जो जहांगीर के दरबार में आया था सर्वप्रथम कौन आया था? मुगल काल अंग्रेज कौन सा आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था? 1609 में। कहीं कहीं 1608 भी देता है, 1609 में आया, ठीक है। कहीं 1608 देता है, 1609 भी देता है, तो कोई एक रहेगा। 1609 में जो कहा जाता है कि 1608 में चला था, 1609 में पहुंचा था, ठीक है। आगे आपको बताना है और 1611 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हो जाती है? यानी 1608 में सूरत में स्थापित करने कोशिश कर, हाँ, लेकिन वो असफल हो जाता है, यानी कि जो है स्थापित नहीं करने दिया था जहांगीर के द्वारा। और आगे चल के 1611 में कहाँ स्थापित हो जाती है? तब तक मसूलीपट्टनम में। और फिर जाके जो है जहांगीर की स्वीकृति के आधार पर जो है 1613 में सूरत में भी जो है बन के तैयार हो जाती है, 1613 में। आगे आपको बताना है बताना सर, ये जो है सम्राट जेम्स प्रथम जो है किसको अपना राजदूत बनाकर जो है मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? जेम्स प्रथम राजदूत बनाकर सर टॉमस रो को भेजा था, जो कि 1615 में भेजा था। 1615 में, जी, जहांगीर के दरबार में भेजा था। आगे बताना गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740, ठीक है, 1740 में हुआ था। प्लासी की लड़ाई में जो है मुगल, यानी कि जो बोले तो बंगाल के सेना के जो है सेनापति के साथ में कौन कौन सेना रहा था? एक तो मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में वाली जो है सेना था, वो इसके साथ यानी वफादार रहा था, यानी सहयोग में रहा था। और धोखा दे कौन दे दिया था?
मीर क्या था वो, यानी सिराजुद्दौला का जो है धोखे से हत्या, जो यानी कि रास्ते में कौन कर दिया था, करवा दिया था ना कोई था सिराजुद्दौला का, इसमें होगा वैसे दिया नहीं, मीर जाफर किया था और रास्ते में जो है अच्छा इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। मीर मैदान लड़ते लड़ते जो है वो मैदान में चला गया था, मारा गया था। और आगे पूछा जाता है ये प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ था, भागीरथी नदी किनारे हुआ था, सही है। आगे आपको बताना है क्लाइव के हाथों की कठपुतली किसे कहा जाता है, मीर जाफर को क्लाइव के हाथों की कठपुतली और कहीं कहीं क्लाइव का कुत्ता के रूप में भी संबोधित किया गया है। किसको किया गया है, मीर जाफर को किया गया है। आगे बताना है मैसूर के संबंध में बताना है कि हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था, 1761 में बना था। और हैदर अली की मृत्यु कब हो गया था, 1782, ठीक है, 1782 में है जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था, टीपू सुल्तान था। अब आपको बताना है हैदर अली की मृत्यु जो हो गया था किस युद्ध के दौरान हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। और उस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भी एक युद्ध हो रहा था, कौन सा युद्ध में हुआ था, पोर्टा नोवा की लड़ाई में हो गया था, जो 1781 में स्टार्ट हुआ था। 1781-82 में इनकी हैदर अली की मृत्यु ही हो गई थी, ठीक है। आपको बताना है आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कुल कितना हुआ, 4 हुआ, जिसमें पहला युद्ध कब हुआ था, 67-74, दूसरा 80-84, तीसरा 90-92 और चौथा 17-99। एक क्रम में याद रखिएगा, 67-69, 80-84, 90-92, 17-99, ठीक है। यानी 1767 से 69 में पहला हुआ, 1780 से 84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तीसरा कब हुआ 1790-92 में और चौथा कब हुआ 1799 में हुआ। अब आपसे पूछा जाता है कि पहला युद्ध जो हुआ था किस गवर्नर के काल में हुआ था, बुक में नहीं, सुन लीजिए इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन जान लीजिए लॉर्ड वेरेलस्ट सही है, ठीक है। पहला लॉर्ड वेरेलस्ट, दूसरा बताइएगा, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा कॉर्नवालिस और चौथा वेलेस्ली। इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, वेबा काबे, वे फॉर वेरेलस्ट, वा से वारेन हेस्टिंग्स, वे से वेलेस्ली, वे से पहले, उससे पहले का होता है कॉर्नवालिस, फिर लास्ट में वेलेस्ली। यानी बेबा काबे से चारों युद्ध के समय कौन गवर्नर था, ये चारों को याद रख सकते हैं। वे से लॉर्ड, पहला वे से क्या हो जाए लॉर्ड वेरेलस्ट, दूसरा से यानी बेबा है, बा से वारेन हेस्टिंग्स ना, और फिर का है का से कॉर्नवालिस, फिर वे से क्या हो जाएगा वेलेस्ली हो जाएगा। यानी चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर याद हो गया होगा सभी लोग का, इसे भी याद हो गया होगा। अब आपको याद रखना है कि किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो पहला किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, पहला मद्रास की संधि के तहत, दूसरा मंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम, ये तीनों संधि के तहत। और चौथा में तो टीपू मारा ही जाता है, तो कोई संधि नहीं होती है, ध्यान में रहेगा चारों। पहला क्या हो गया मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। इसको भी याद करने के लिए एक वर्ड रखिएगा MMS, ठीक है, MMS वर्ड, यानी पहला M से मद्रास, अगला M से मंगलौर और S से क्या हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ये तीनों संधि ध्यान में रखना। चौथा में टीपू मारा ही गया था। ये आंग्ल मैसूर युद्ध तो हमें उम्मीद है कि चारों का चारों याद हो गया होगा सभी लोग को। कब कब हुआ था एक बार आप लोग बोलिए तो, ठीक है, 80-84, ठीक है 17-99, चारों युद्ध हो गया। चारों के समय जो है गवर्नर कौन कौन था ये बताइए। पहला वेरेलस्ट, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा कॉर्नवालिस, चौथा वेलेस्ली। चारों हो गया। चारों तीनों के समय संधि बताना है आपको। पहला में मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है MM में कि पहले मद्रास होगा या पहले मंगलोर होगा। तो पहले मद्रास होगा, कैसे याद रखना है, मद्रास छोटा वर्ड लिखते हैं तो मंगलोर बड़ा होता है, ध्यान रखना, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तो मद्रास फिर मंगलोर फिर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये क्लियर क्या हुआ, हाँ पहला 3 अंक वही, पहला 3 जो है 3 वर्ड का, दूसरा 4 का, ठीक है। आगे आपको बताना है
टीपू ने जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था। और कौन सी उपाधि धारण किया था? पादशाह की उपाधि। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है इसकी दो राजधानी थी, एक सांस्कृतिक राजधानी और दूसरा राजनीतिक राजधानी। तो सांस्कृतिक यानी धार्मिक राजधानी की बात करते हैं तो धार्मिक राजधानी टीपू सुल्तान का अमृतसर था। ठीक है, नहीं इसका नहीं था, शायद रणजीत सिंह का था। रणजीत, ठीक है, रणजीत सिंह की राजधानी एक जो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और सांस्कृतिक यानी धार्मिक राजधानी जो है वो अमृतसर थी, इसमें बोला गया। और टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण किया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था ये। ठीक है, टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे आपको बताना है किस युद्ध में जो है मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो है मैसूर के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो ये मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है क्या होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर अकेला होता है। ठीक है, और बाकी जो है अंग्रेजी सेना की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद के निजाम की बात करते हैं। ठीक है, और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो है किसके खिलाफ लड़ रही होती है? टीपू सुल्तान यानी मैसूर के जो है मैसूर राज्य के खिलाफ जो है लड़ रही होती है। ठीक है, आगे आपको बताना है महत्वपूर्ण संधि सारा तो ये तो हो ही गया। सिख एवं अंग्रेज की बात करते हैं। ठीक है, तो सिख साम्राज्य की संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक के द्वारा किया गया था। गुरु नानक सिखों के क्या गुरु? प्रथम गुरु। अब सिखों के 10 गुरु हुए टोटल, 10 गुरु को एक साथ देख लेते हैं। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा की बात करते हैं गुरु अंगद, तीसरा की बात करते हैं ठीक है अमरदास के बाद रामदास के बाद अर्जुन देव के बाद हरगोविंद के बाद हर राय के बाद हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10 गुरु हो गया। इसी में से हो सकता है 4 को उठा के क्रम दे दे, इसे क्रम में व्यवस्थित करना हो। ठीक है, हाँ वही चीज। सेशन इसमें नहीं याद, ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ये सब का। कितना याद रखिएगा इसमें? क्या हुआ? नहीं, यहाँ के लिए आ जाता है, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है गुरु नानक जो सिखों के पहले गुरु हुए। गुरु नानक के द्वारा जो है एक प्रथा स्टार्ट किया गया था, जिस प्रथा का क्या नाम था? लंगर व्यवस्था को शुरुआत की गई थी। और आगे चल के जो है लंगर व्यवस्था को जो है अस्थायी बनाने का काम गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। अंगद के और गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लाना था। जो सिखों के क्या में गुरु हुए? दूसरे गुरु हुए। सिखों के तीसरे गुरु की बात बताना है आपको, गुरु अमरदास। और अमरदास की बेटी थी बीबी भानी, और बीबी भानी को जो है अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दिया जाता है। और जिस जमीन में जो है अमृतसर जलाशय या अमृतसर शहर का निर्माण जो है किया जाता है। ठीक है, जो कहाँ किया जाता है? अमृतसर में। जो किसको दान में दिया जाता है? बीबी भानी को, जो कि किसकी बेटी होती है? अमरदास की बेटी। और बीबी भानी की जो है शादी रामदास से हो जाती है, गुरु रामदास। और गुरु रामदास के द्वारा आगे चल के अमृतसर शहर की नींव रखी जाती है। और गुरु रामदास सिखों के क्या में गुरु हो गए? 4थे गुरु। सिखों के 5वें गुरु की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा क्या किया जाता है? अर्जुन देव के द्वारा जो यानी अर्जुन देव के जो है किसके द्वारा हत्या करवा दिया जाता है? जहांगीर के द्वारा जो है हत्या करवा दिया जाता है। आगे आपको बताना है सिखों के 5वें गुरु हो गए। 5वें गुरु के बाद जफरनामा का रचना किसके द्वारा किया गया है? जफरनामा का रचना की बात करते हैं सिखों। आप एक बार चेक करिए अंकित जी, ठीक है? सही है, इसमें दिया हुआ हो सकता है। जफरनामा का रचना जो है हम बता देते हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आप डाउट है, आप चेक करिए तो ठीक है। आगे आपको बताना है सिखों के 6ठे गुरु हो गए हरगोविंद, यानी 5वें गुरु की हत्या किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया। इसलिए 6ठा गुरु हरगोविंद के द्वारा जो है अकाल तख्त की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? गुरु हरगोविंद के द्वारा की जाती है। और अकाल तख्त क्या था? एक ऐसा सिंहासन था जिसे ईश्वर का सिंहासन के रूप में कहा जा रहा था, यानी जिस सिंहासन पर यदि हम बैठे रहे तो हमें कोई मार ना सके। ठीक है, ठीक। गुरु गोविंद सिंह फारसी में जफरनामा लिखे थे, सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5वें गुरु के अर्जुन देव के द्वारा भी किसी चीज का संकलन किया गया है। आदि ग्रंथ का संकलन। ठीक,
ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन जो है ना ये सिखों के 5वें गुरु के द्वारा किया गया था। वही हमें लग रहा था कोई ना कोई पुस्तक ये 5वें गुरु में था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आगे आपको बताना है छठा गुरु के बारे में बताए। दरबार में जो है नगारा बजाने का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा ही किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि अकाल की स्थिति में नगारा बजाया जाए तो सभी अलर्ट हो जाए। आगे आपको बताना है सिखों के 7वें गुरु कौन थे? हर राय हो जाएंगे, हर राय। और आगे कौन हो जाएंगे? हर किशन। और हर किशन के बारे में कहा जाता है चेचक के कारण मृत्यु किसकी हो जाती है? हर किशन का हो जाता है। और आगे चल के कौन गुरु आते हैं सिखों के 9वें गुरु? गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर की हत्या कैसे होती है? किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा करवा दी जाती है। और सिखों के अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु। बस हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इस्लाम नहीं कबूल के कारण जो कबूल करने के कारण। आगे आपको बताना है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हो गए। इनके द्वारा जो है कोई प्रथा शुरू की जाती है पाहुल प्रणाली। एक पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही शुरू की जाती है, ठीक है। एक सच्चा पादशाह, अपने आप को किनको सच्चा पादशाह की बात करते हैं तो सच्चा पादशाह की बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह। और सच्चा बादशाह की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव न हो जाएगा। इसमें देखिए कहीं कहीं कुछ देता है, कहीं कुछ देता है, ठीक है। कहीं पादशाह गुरु अर्जुन देव देता है, कहीं हरगोविंद देता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। पादशाह गुरु, ये पादशाह जो है कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। और बादशाह की यदि हम बात करते हैं अर्जुन देव को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि हरगोविंद है, एक बार चेक करिए तो देता। हर बुक में अलग अलग दिया। हम 2-3 बुक देख चुके हैं जिसमें अलग अलग है, डिफरेंट टाइप से है। क्या हुआ? हम अभी बोले क्या है? हम भी तो वही चीज में बोल रहे हैं। सिखों यानी जो है बादशाह, अपने आप को बादशाह किसको? सिखों के बादशाह तो अर्जुन देव को। और बादशाह जो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है, ठीक है। छोड़ देखिए, ठीक है। सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए विकिपीडिया में जो है ना बादशाह या बादशाह एक ही देता है, समझे। यहाँ बुक में अलग अलग देता है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। तो ऐसे अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में, यानी 9 दूना 18, 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। जो किसके किसके बीच हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैककॉफ के बीच हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेस की मुक्तता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैककॉफ को ही कहा जाता है, सही है। आगे आपको बताना है भैरोवाल का संधि कब हुआ था? 1846 में हुआ था। भैरोवाल की संधि 1846, 22 दिसंबर 1846। और लाहौर की संधि एक है, ये भी 1846 में, 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि। जी 9 मार्च 22 दिसंबर 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि और 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है बंगाल के प्रथम गवर्नर बताइए कौन था? देखते हैं सीधे एक के बारे रेटिंग मार देते हैं। गुरु अर्जुन देव को भी कहा जाता है। जितना पढ़िएगा ना कंफ्यूज, हम इसमें बहुत माथा लगा के देख चुके हैं, ठीक है। हम अभी पहला क्वेश्चन जो पूछे थे, बंगाल का पहला गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव होगा। अभी तुरंत वारेन हेस्टिंग्स सब लोग बोल रहे थे। सुन लीजिए एक बार, अभी इस चीज को जो है ना बंगाल का गवर्नर से रिलेटेड या गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होता है 6-7 को होता है, जिसको 5 मिनट लगेगा क्लियर कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल लग जाता है, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब आगे अभी बंगाल का गवर्नर जनरल आप जान रहे वारेन हेस्टिंग्स को। आगे चल के जो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, जो कि भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले पहला व्यक्ति कौन हो गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आगे चल के फिर जो है क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर फिर से भारत का वायसराय कर दिया जाता है। और वायसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति
लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और फिर आगे जो है वायसराय भारत के कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। आगे चल के फिर क्या होता है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जिसके तहत जो है भारत के वायसराय का नाम बदलकर फिर से जो है भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और इसीलिए पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का जो है अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। ये 6 लाइन है और 6 लाइन ये कंफ्यूजन का जड़ होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो प्रथम होंगे दूसरा वाला में क्या अंतिम होंगे, नहीं समझे, जो खत्म जहां से हुआ उसका अंतिम होंगे। जैसे हम आपको बताए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुए, रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स क्या होते हैं, प्रथम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल होते हैं। यानी गवर्नर के आगे जनरल लग जाता है 1773 के डेमोक्रेटिक एक्ट के तहत। और वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 में नियुक्ति होती है, 72 से लेकर कब तक रहते हैं, 1785 तक रहते हैं, 72 से 85 तक रहते हैं, 84-85 तक रहते हैं। तो 72 से 85 तक ये रहते हैं, तो 72 से 74 तक रहते हैं क्या, ये वायसराय, ये बंगाल के गवर्नर के रूप में। और आगे चल के 74 से 85 तक गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये नहीं याद रहेगा कि हमको लगता है ज्यादा बोलने पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये भी होता है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आगे बताना है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब अपने मन से कर लीजिएगा ना, जो इधर अंतिम हो रहा है वो पहला रहा होगा, जो पहला यदि है वो अंतिम रहा होगा जहां से छूट रहा है। आगे फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है भारत का गवर्नर जनरल किया जाता है। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति भारत का कौन हो गया, विलियम बेंटिक। आगे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था, जो कि 1856 से लेकर 62 तक बेचारा रहे हैं। और इसी बीच में 1858 का अधिनियम आता है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा, उसके तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है, और आगे चल के फिर बताएं स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है क्या हो गया, भारत की वायसराय का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल। और बनने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम कौन हो जाएंगे, श्री राजगोपालाचारी, भारतीय लगा हुआ रहे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है।